हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवन। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नवन। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हर बार की तरह इस चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स की एक वीडियो आती है। उसके अलावा एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो आती थी, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से वो नहीं आ पा रही है। तो इस बार कुछ अलग करने के लिए सोचा है। और अभी हाल ही में एनटीपीसी की डेट भी अनाउंस हुई है और भी कई एग्जाम्स की डेट अनाउंस हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी ये मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ। कल यानी मंडे से आपके लिए डेली मॉक टेस्ट होगा। एक 10 से 15 मिनट का होगा, हो सकता है 20 मिनट का हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। तो उसको क्या किया है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे कि आप जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें सारा आपका हेल्पफुल जो भी मटेरियल होगा वो होगा। जितना भी मिक्स क्वेश्चन का मटेरियल होगा वो होगा। और आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, उसके बाद आपको वो सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। देन उसके बाद हम उसका राइट आंसर बताएंगे आपको। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आई रिपीट, 30 क्वेश्चन होंगे। और ये आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। उसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको शाम को मिल जाएगी, शाम तक होपफुली। अगर वीडियो, देखिए वीडियो का जो टाइमिंग है वो अभी कंफर्म नहीं किया है हमने कि किस टाइम पे रिलीज करनी है। तो हो सकता है आपको शाम को मिले या मॉर्निंग में मिल जाए। वो आपको मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत हेल्पफुल मटेरियल, एग्जाम्स रिलेटेड डेटा और अलग अलग तरह के आर्टिकल, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी कई सारे टॉपिक आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और जो आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं उनकी भी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 20 है और इसमें हम अलग अलग तरह की जो 3 दिन के अंदर, क्योंकि हमने मंथली करंट अफेयर्स की अभी वीडियो जो है वो अपडेट की थी, अपलोड की थी, है ना, चैनल पे। तो उसमें क्या किया था, 30 अक्टूबर तक, सॉरी सितंबर तक था। तो अभी इसमें क्या है कि 1 2 3 तारीख का जो भी, यानी आज का नहीं, मतलब 1 2 कल तक का जो भी डेटा था वो जो है वो हमने कवर अप किया है। ठीक है, तो पहले बात कर लेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट आई उसके बारे में। और पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 किसने जीता। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है। आप क्या सोचते हो कि आपसे कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछेगा? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन वो क्यों पूछेगा, जाहिर सी बात है। इतने सारे आपको लोग compete कर रहे हैं, आप उन्हें compete कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ डिफिकल्ट पूछेगा, कुछ इजी भी पूछ लेगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है। लेकिन आप एंड मोमेंट पे जो वहाँ पे टाइमिंग होती है एग्जाम हॉल में, वहाँ पे आप भूल जाते हो। ठीक है, तो विश्व का पहला ड्रामा पुस्तकालय ऑपरेशन दुराचारी किस राज्य ने शुरू किया? ऑपरेशन माई सहेली किसने शुरू किया? ये माई सहेली क्या है और इसके बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे आज। पीएम वय वंदन योजना, वयोवृष्ठ सम्मान क्या है, इसके बारे में हम फुल में डिस्कशन करेंगे आपको। और फिर उसके बाद अगर आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, यूपीएससी स्टेट, पीसीएस या किसी भी एग्जाम्स की XYZ, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर उसमें करंट का सेशन है तो। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहली जो एक ये निकल के आई है न्यूज़ कि अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ एमएनएसटी इंटरनेशनल के नए नियमों के कारण भारत ने अपना कार्य निलंबित किया। मतलब अब जो एमएनएसटी इंटरनेशनल इंडिया में जिसका ऑफिस था, एमएनएसटी इंटरनेशनल मैं बता देता हूँ, एक एनजीओ है। अभी आपको पता हो, अगर नहीं पता हो कि एनजीओ क्या होता है तो मैं आपको एनजीओ के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एनजीओ बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है और वो अपना एक तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं किसी भी कंट्री में। तो ये जो एमएनएसटी इंटरनेशनल आप देख रहे हैं, ये एक अमेरिकन जो है वो क्या था, एनजीओ था। और ये भारत में, क्या, सॉरी, अमेरिका नहीं, ये लंदन बेस्ड था, यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का ये जो है आप बोल सकते हो हेड, वो सॉरी, एनजीओ था। और ये क्या करता था कि ये मानवाधिकारों और फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर दुनिया भर में कार्य करता है। ये एनजीओ जो आप देख रहे हैं एमएनएसटी इंटरनेशनल, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएनएसटी इंटरनेशनल कहाँ का है। देखिए, मैं आपको डीप में इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उस डीपली जाने में, किसी भी न्यूज़ के डीपली जाने में आपको बहुत सारी जो है वो नॉलेज मिलती है और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है तो ये जवाब है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए। तो अगर एमएनएसटी इंटरनेशनल के बारे में पूछ लेगा तो आप बताएंगे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एनजीओ है। ये मानवाधिकारों और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लेकर दुनिया भर में कार्य करता है। तो ये भारत में भी जाहिर सी बात है कार्य कर रहा था। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लेगा तो लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर, और 1961 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। यानी 1961 में ये एनजीओ एमएनएसटी इंटरनेशनल ये इस्टेब्लिश हुआ था। अच्छा, और चीज़ें क्या है
देखिए, और मैं एक दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, 1977 में इसे नोबल पीस प्राइज़ मिला था। देन सेकंड, 1978 में इसे यूएन के द्वारा प्राइज़ दिया गया था, ठीक है ना। तो ये दो जो है वो बड़े अवार्ड हैं जो इनको मिले थे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भारत के बारे में, ठीक है। चलिए, भारत में ये बेंगलुरु में काम कर रहा था अभी तक। कहाँ पे? भारत में बेंगलुरु के अंदर काम कर रहा था और वहीं पे इसने काम करना बंद कर दिया। इसने बोल दिया, अनाउंसमेंट कर दी है कि हम भारत में काम नहीं करेंगे। रीज़न क्या है कि 10 सितंबर 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने इनके अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए। अकाउंट फ्रीज करना क्या होता है? मतलब अकाउंट जो है वो बंद कर दिए। अच्छा, ये एनजीओ काम कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है भाई, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, तो इनको फंडिंग की ज़रूरत होगी किसी भी काम करने के लिए। तो फंडिंग इनको कहाँ से मिलती है? विदेशों से इनको फंडिंग मिलती है। कई बार जो है उसी कंट्री के लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करने वाले लोगों को फंडिंग देते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई अगर किसी एनजीओ चला रहा है, जैसे आप ही लोगों ने देखा होगा कि आपको कोई काम करना है, मतलब अगर एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बच्चे को पढ़ा दें, है ना। लेकिन वहीं अगर 10 बच्चे हैं तो मन तो करेगा आपको पढ़ाने का, लेकिन उन 10 बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? तो यही काम करता है एनजीओ कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज है, तो कई जगह ऐसी कोशिश करता है कि उन 10 बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो 10 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन क्या है कि आपके जैसे 10 लोग ये चाह रखते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाएं, तो वो क्या करते हैं, उस फंडिंग, उस जो एनजीओ होता है उसको फंडिंग करते हैं। इसी तरह होता है, ठीक है। यही इसीलिए ये इसी तरह ये चलती हैं भाई। 10 लोग फंडिंग कर रहे हैं तो वो 10 बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक आदमी एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, वो उस तरह से सीक्वेंस नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये काम करते हैं एमनेस्टी, मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे एनजीओज। और भी कई काम करते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मानवाधिकारों और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए, भारत के ऊपर जारी इन्होंने एक रिपोर्ट की 2019 में, ठीक है। और इस एनजीओ ने उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर का क्या जिक्र? आर्टिकल 370 का जिक्र किया कि वहाँ पे आर्टिकल 370 लगा दिया गया है और लोगों को जो है वो छूट नहीं दी जा रही, लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को टारगेट किया जा रहा है और यहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। इस तरह से इन्होंने रिपोर्ट में दिखा दिया। किसने? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। देन उसके बाद क्या हुआ, ये जो अभी दिल्ली दंगे होते हैं, जिसमें हाल ही में कई बहुत बवाल हुआ था, बहुत पॉलिटिक्स भी हुई थी, जाहिर सी बात है आपको सबको पता होगा। तो इसमें क्या किया था इन्होंने, ये भी दिखाया था दिल्ली दंगों पे कि यहाँ पे जो तोड़फोड़ करवाई गई है, दंगे करवाए गए हैं, ये भड़काने के लिए करवाए गए हैं एक टारगेटेड समुदाय से। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाया। अच्छा, अब क्या हुआ, देखिए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आप अपना काम कर रहे हैं, आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा अपना काम है कि भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलेगी हम अपना काम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान यही रिपोर्ट लेके, ये जम्मू एंड कश्मीर वाली इनकी जारी की हुई रिपोर्ट लेके और ये दिल्ली दंगों वाली रिपोर्ट लेके, इन दोनों रिपोर्टों को लेके यूएन में चला गया, यानी यूनाइटेड नेशंस में चला गया और वहाँ पे दिखा रहा है, देखिए, ये एनजीओ इस तरह की चीज़ें निकाल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें सही हैं और भारत गलत कर रहा है, ये वो कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें कर दी इन्होंने, ठीक है। देन अब क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है, एक कंट्री है, उसको बदनाम किया जा रहा है और उसी के यहाँ पे रह के, है ना, उसी के यहाँ रह के उसको बदनाम कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तभी और इनके ऊपर जांच करी, मतलब कि इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही। जाहिर सी बात है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अभी हाल ही की ये जो मंथली वीडियो है, मंथली वाली, उसमें आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि अभी आई भी नहीं, यानी इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया था कि एक रिपोर्ट में कि बहुत सारे एनजीओज़ को बाहर से फंडिंग मिल रही है देश को, मतलब देश को टारगेट करने के लिए कि हाँ, इनकी ये चीज़ें करो और लोगों को भड़काओ और इसके लिए अलग बाहर से फंडिंग आ रही। तो जब भारत की गवर्नमेंट ने इनकी जांच करवाई इस एनजीओज़ की, तो इस एनजीओज़ में 4 ऐसे लोग पाए गए, मतलब जो बाहर के लोग थे जो फंडिंग कर रहे थे लेकिन अज्ञात थे, इनकी कोई जानकारी मौजूद नहीं थी एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर 4 अज्ञात लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं तो भाई जानकारी तो होनी चाहिए ना कि कौन 4 लोग हैं। तो जब जानकारी नहीं मिल पाई, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको बैन किया कि भाई आप बाहर से फंडिंग लेके हमारे देश को बदनाम कर रहे हो। तब इनको क्या हुआ कि इनके जो है अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए गए। बाद में अभी हाल ही की रिपोर्ट में आया था कि बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। तो क्या हुआ फिर, तो यही न्यूज़ थी कि इंटरनेशनल एनजीओ एमनेस्टी इंटर ने
इंटरनेशनल ने भारत में काम करना जो है वो बंद कर दिया। मैंने आपको पूरी स्टोरी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं आपको उसके बाद भी समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को जांच स्थापित की थी, है ना, और इसने भी जांच की थी उसके बाद। अच्छा, सेकेंड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कांगो बुखार के मामलों में वृद्धि हुई। अच्छा, कांगो बुखार क्या है ये देख लीजिए आप यहाँ पे, मैंने इस तरह की चीज़ें पहले भी आपको दिखाई हैं। ये देखिए, ये क्या है, आपने कई बार देखा होगा जैसे पालतू जानवर होते हैं या गाय भैंस होती हैं, उनके बॉडी पे इस तरह का ये जो कीड़ा है ये पाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा जो उनका खून चूस रहा होता है या कोई तरह किसी तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ आप केसेस में देखोगे कि आपके यहाँ जो गाय भैंस है उनमें होता है, ये डॉग्स में होता है। मैंने तो डॉग्स में ही देखा है इनको, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह का एक वायरस क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्या हो गया वायरस क्रिएट करना, मतलब किस तरह से वायरस क्रिएट करते हैं, सॉरी। तो ये इस एक अलग तरह का यानी कॉन्गो बुखार इससे हो रहा है। अब मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो वायरस फैला रहे हैं या जो बैक्टीरिया फैला रहे हैं वो क्या हो रहा है कि जानवर से इंसान में आ रहा है। मतलब क्या, देखिए जानवर में ये कीट था, उनमें ऑलरेडी वो वायरस मौजूद था, और फिर वो जैसे पेट होते हैं हम लोग उनको खिलाते हैं सहलाते हैं, या गाय भैंस हो गई उनको हम लोग छूते हैं, तो उनसे क्या हो रहा है इंसान की बॉडी में आ रहा है। और अगर ये काट लेता है तो एक अलग तरह का फीवर हो रहा है, और उस फीवर में क्या हो रहा है कि मुंह और नाक से खून आ रहा है और लोगों की डेथ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पहली की रिपोर्ट्स है उसमें डेथ भी हुई बहुत सारे लोगों की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पे पाया गया। देखिए, महाराष्ट्र के पालघर जिले में, अभी आपको पता होगा पालघर जिला बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वहाँ पे जो साधु लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी, है ना, डेथ कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो इस बुखार के होने से मैंने आपको बताया कि मुंह और नाक में खून आने लगता है। अच्छा, पहली बार ये बुखार कब देखा गया, तो पहली बार ये बुखार 1944 में कीमिया के अंदर देखा गया था, ये पहली बार, ठीक है। और वहाँ पे तब से इसका नाम क्रीमिया हेमरेज फीवर बोला गया। तो क्या हेमरेज फीवर क्यों बोला गया, क्योंकि ये माइंड पे अटैक करता है, माइंड पे जाके माइंड को जो है वो डिस्टर्ब करता है, और वहाँ से जो है वो डैमेज जो होना शुरू हो जाता है। सेकेंड टाइम ये कब देखा गया था, 1969 में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, कॉन्गो में देखा गया था। इसीलिए इसका बुखार का जो ये नाम है कॉन्गो फीवर है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है कि ये किस तरह का वायरस है, क्या नाम है इसका, तो आप इसको नायरो वायरस, नायरो वायरस, इसको नायरो वायरस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट है, आपको पढ़ना हो तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। विश्व का पहला ट्राम रेल पुस्तकालय कोलकाता में शुरू हुआ। अच्छा, देखिए पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए नई चीज़ होगी कि ट्राम पुस्तकालय क्या होता है। देखिए, ये ट्राम पुस्तकालय जो आप देख रहे हो, ये जो आप बस की तरह देख रहे हो, ये एक चलता फिरता पुस्तकालय यानी एक चलती फिरती लाइब्रेरी है जो कि बस में है। और ये पहली बार कहाँ पे मतलब चलाई गई है, कोलकाता के अंदर चलाई गई है, ठीक है। रोड पर चलती एक ट्रेन का पुस्तकालय आप इसे बोल सकते हो। तो ये अगर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अगर पूछता है तो पूछ सकता है कि विश्व में पहला ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया, तो ये कोलकाता में शुरू किया है। पहली बार इसको कहाँ मतलब कब शुरू किया गया, मतलब कब लगाया गया था, तो पहली बार इसको 1873 में इसको शुरुआत की गई थी। और अब इसमें मतलब ये ट्राम पुस्तकालय शुरू नहीं होता, मतलब ये एक चलती फिरती बस थी जिसके अंदर आप बैठ के पढ़ सकते थे 1873 के अंदर, और अब इसमें पुस्तकालय भी ऐड कर दिया गया है, यानी अब ये पहला ट्राम पुस्तकालय बन गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा कोलकाता में, तो ये श्याम बाजार से ईस्टलैंड ई रैंक के बीच में होता हुआ, और यहाँ पे ये 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये कोलकाता की बात है। और यहाँ पे इस रोड में 30 इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल, जहाँ पे ये जो है वो ट्राम पुस्तकालय चलेगा, और लोग इसमें बैठकर आसानी से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बारे में एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहले में पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जो WBTC है ने गुरुवार को शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज सड़क क्षेत्र में एक ट्राम पुस्तकालय की शुरुआत की। यह श्याम बाजार स्प्लेनेट मार्ग पर चलेगा, ठीक है। चलिए, WBTC के प्रबंध निदेशक राज रणवीर सिंह कपूर ने कहा कि यह कोलकाता के साहित्यिक परिदृश्य में एक सुंदर और छोटा संस्करण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि विश्व का पहला ट्राम पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया, तो ये कोलकाता में शुरू किया गया था। और सबसे पहले ट्राम कब शुरू की गई थी, ट्राम पूछेगा, पुस्तकालय नहीं पूछेगा, क्योंकि ट्राम के अंदर पुस्तकालय अभी ऐड हुआ है। ट्राम अगर पूछता है तो 1873 आपका आंसर होगा। देन क्लियर, ओके।
अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ट्राई के न्यू चेयरमैन, सॉरी उससे पहले हम आपको एक और न्यूज़ बता देते हैं कि असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री शेदा अनवर तैमूर का हाल ही में निधन हो गया। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? वो पूछ लेगा कि हाल ही में ये महिला मुख्यमंत्री की डेथ हुई, ये कहाँ की मुख्यमंत्री थी, पहली कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो ये असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, कौन? शेदा अनवर तैमूर, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगर आपसे एक इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में डेथ हुई एक महिला मुख्यमंत्री शेदा अनवर तैमूर की, ये किस सॉरी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि महिला शेदा अनवर तैमूर का निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये पॉलिटिक्स से संबंधित थी, जाहिर सी बात है पॉलिटिक्स से संबंधित होगी क्योंकि ये मुख्यमंत्री थी। पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछ रहा है तो उस जगह पे आपका नाम, वो जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पीडी वाघेला को हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष चुना गया। अभी देखिए ट्राई के बारे में आप बताइए, ट्राई क्या होता है भाई? टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी टेलीकम्युनिकेशन का जो सारी चीज़ें जो है वो एक आप समझ लीजिए हेड बॉडी जो है वो इंडिया में ट्राई ही है ना। तो इसके जो नए चेयरमैन है ये आप देख सकते हो पीडी वाघेला, इनको जो है वो ट्राई का न्यू चेयरमैन जो है वो घोषित किया गया है। मतलब एक तरह से अध्यक्ष इनको अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट है। मैं आपको इसको पढ़ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्राई के न्यू चेयरमैन कौन है? तो ये पीडी वाघेला जी हैं। और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ये कौन है। तो गुजरात कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं वाघेला जी, और राम सेवक शर्मा की जगह लेंगे। मतलब पहले इनके पहले कौन थे? तो राम सेवक शर्मा थे ट्राई के चेयरमैन, और अभी पीडी वाघेला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीआरबी द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। मैं ये आपको चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी हाथरस का केस हुआ था हाल ही में, और भी कई चीज़ें, बलरामपुर केस हुआ था। आपको ये चीज़ें पता होगी कि यूपी में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो क्राइम रिकॉर्ड की जो रिपोर्ट आई है इस बार, उसमें यूपी ने टॉप किया है। कोई अच्छी उपलब्धि नहीं है जो इसकी अच्छाई की चर्चा हो, ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। आपको इसको देखना चाहिए। आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स के बेस में पूछ सकता है, ये तो ऐसे ही फालतू की चीज़ें है ना। एग्जाम्स के बेस्ड क्वेश्चन आपसे अगर पूछे क्राइम इन इंडिया रिकॉर्ड की जो रिपोर्ट थी 2020, उसमें टॉप किस राज्य ने किया? तो यहाँ पे यूपी ने टॉप किया है क्राइम के मामले में, है ना। चलिए अच्छा, और अगर आपसे और भी डेटा अगर पूछ लेता है तो आप यहाँ पे ये आपसे प्रीलिम्स के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2018 और 19 में कितना क्राइम रिकॉर्ड बढ़ा है भारत में। तो 18 और 19 यानी 2018 2018 और 19 में 7.3% क्राइम रेट बढ़ा है भारत में, और ये अच्छी चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पूछता है अगर आप बता देते हो। और सेकेंड में जो है वो राजस्थान है, और फर्स्ट में जो है वो टॉपर यूपी है। आपसे टॉपर के बारे में पूछता है, देखिए जाहिर सी बात है आपसे फर्स्ट पूछेगा या लास्ट पूछेगा, तो फर्स्ट में यूपी है, लास्ट की अभी कोई जो है वो रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 का। केरल पर्यटन को 2020 का पाटा ग्रांड पुरस्कार जो है वो प्रोवाइड दिया गया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछ लेगा? देखिए आपसे पूछेगा कि पाटा 2020 मतलब पाटा जो ग्रैंड पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो किस क्षेत्र में प्रदान, मतलब किसके लिए दिया जाता है? तो ये टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है, पर्यटन मंत्रालय मतलब पर्यटन से संबंधित दिया जाता है। केरल ने हाल ही में पर्यटन के बहुत अच्छे इंतजाम किए, कोविड के बाद भी लोग यहाँ पे घूमने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है वो इसलिए, और ये पुरानी रिपोर्ट के माध्यम से दिया जाता है। तो पुरानी रिपोर्ट के माध्यम से पाटा गोल्ड अवार्ड 2020 किसको मिला है? केरला को मिला है। ठीक है, केरल पर्यटन को। चलिए और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये अवार्ड कौन देता है इसके बारे में भी बता देता हूँ, और किस तरह से ये अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ने केरल टूरिज्म भारत थाईलैंड में एक इको लॉज और मकाऊ में एक कैसीनो ऑपरेटर के सम्मान में सप्ताहांत में अपना गोल्ड अवार्ड 2020 ग्रैंड टाइटल विजेता प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पाटा ग्रैंड टाइटल विजेता को इस वर्ष 3 प्रमुख श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया। एक विपणन, दूसरी स्थिरता, और तीसरी मानव पूंजी विकास। मतलब इन 3 सेक्टर्स में केरल ने जो है वो टॉप किया है, मतलब अच्छा काम किया है, तभी ये गोल्डन पाटा जो अवार्ड है इनको मिला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आज के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन ये महात्मा गांधी की 151वीं जो है जयंती मनाई गई। अगर आपसे पूछ लेता है कि हाल ही में जो 2020 में महात्मा गांधी की जो जयंती मनाई गई वो कौन सी जयंती थी, तो 151 यानी 151वीं जयंती थी। दूसरी चीज़,
आपसे जैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी का जन्म तिथि पे मनाई जाती है। और किस दिन जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम कस्तूरबा गांधी था, सॉरी माता का नाम पुतलीबाई था, सॉरी बाय मिस्टेक, माता का नाम पुतलीबाई था, और ये इनके पिता की चौथी पत्नी थी। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मैंने एक एग्जाम में देखा था, वहां पे नाम दे रखा था और पूछ रखा था कि इनमें से कौन महात्मा गांधी के पुत्र नहीं है। ठीक है, इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, चलिए इन्होंने, अगर आपसे पूछता है कि महात्मा गांधी के लंदन कब गए थे लॉ की पढ़ाई करने, तो 1888 में ये लंदन गए थे लॉ की पढ़ाई करने, मतलब लॉ की पढ़ाई उस समय लंदन में कर रहे थे। ठीक है, चलिए और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहता है तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन महात्मा गांधी भारत लौटकर आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज कितने बार मिला, तो भाई महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज एक भी बार नहीं मिला। इनको मिलने वाला था, लेकिन इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इनको नहीं मिला था। लेकिन नॉमिनेशन इनका 5 बार हुआ था नोबेल पीस प्राइज के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए महात्मा गांधी का जो है नॉमिनेशन कितनी बार हुआ था, तो 5 बार हुआ था। मिला कितने बार? तो एक भी बार नहीं मिला। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत व फ्रांस 2025 तक संयुक्त रूप से शुक्र ग्रह पर एक मिशन भेजेंगे। अभी आपको मैंने मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया था कि शुक्र ग्रह यानी वीनस में फॉस्फीन गैस पाई गई है। फॉस्फीन गैस कौन सी होती है भाई? फॉस्फीन गैस वो होती है, वहाँ पाई जाती है जहाँ पर मानव जीवन उपलब्ध होता है, यानी जहाँ मानव जीवन संभावित होता है, उसी ग्रह पर सिर्फ फॉस्फीन गैस पाई जाती है। और क्योंकि पृथ्वी पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर लोग भी निवास करते हैं, तो इसलिए यहाँ फॉस्फीन गैस पाया जाना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन वीनस जैसे ग्रह पर जहाँ पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पर मतलब इंसान जीवन संभव ही नहीं है, वहाँ पर भी फॉस्फीन गैस पाई गई है। अभी फॉस्फीन गैस पाई गई है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा। अभी कौन होगा, ये सब चीज़ों का रिसर्च करने के लिए भारत और फ्रांस साथ में एक संयुक्त मिशन बना रहे हैं, जो कि 2025 में लॉन्च होगा। मतलब भारत और जो है फ्रांस, ये 2025 में शुक्र पर जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। गावी व बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कोरोना टीके के निर्माण के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट को फंडिंग दी है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, गावी एक अलग तरह का जो है वो एक तरह से का फाउंडेशन है, और ये बिल मेलिंडा जो आपको बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये बिल गेट्स का फाउंडेशन है। बिल गेट्स यानी बिल गेट्स है और मेलिंडा गेट्स उनकी वाइफ है, और इन लोगों ने भी एक मतलब एक तरह की संस्था चला रखी है जो लोगों की हेल्प करती है। तो बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी फाउंडेशन, इन दोनों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फंडिंग दी है। किस तरह की फंडिंग दी है मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए अब बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है, इन्होंने इसको पैसे दिए हैं किसको? सीरम इंस्टीट्यूट को। और इन्होंने कहा है कि गरीब देशों को कोविड-19 के 200 मिलियन डोजेज यानी 200 मिलियन खुराक की आपूर्ति को दोगुना करने की अनुमति देता है भारत। तब इसने इनको फंडिंग दी है कि भाई आप 2021 के लास्ट में 200 मिलियन डोजेस बनाओगे, जो कि भारत और अन्य गरीब देशों में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको पता होगा कि एस्ट्राजेनेका और भी कई तरह के इंस्टीट्यूट उसकी वैक्सीन पे काम कर रही, सीरम इंस्टीट्यूट जो कि सबसे टॉप पे है, और भारत सीरम इंस्टीट्यूट के दम पे ही एक तरह से बहुत अच्छा मार्केट कवर किए हुए है, जो कि अलग अलग तरह से जाना जाता है भारत विश्व में, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की सबसे मिनी कॉस्ट में, सबसे लो कॉस्ट में वैक्सीन बना के प्रोवाइड करवाता है अलग अलग देशों को। ठीक है, तो इसीलिए गावी ने और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इनको जो है वो फंडिंग दी है। ठीक, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हो। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सनस कब मनाया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 1 अक्टूबर को। कब बताया गया है? 1 अक्टूबर को। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया, तो ये फर्स्ट टाइम 1990 में मनाया गया। फर्स्ट टाइम 1990 1 अक्टूबर को मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा इस बार की थीम क्या थी? जो आपके रिलेट करने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछता है कि थीम इस बार की क्या थी, यानी 2020 की थीम क्या होती, तो डी कैट फॉर हेल्दी
एजिंग, ये इस बार की थीम थी, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन की डिकेड फॉर हेल्दी एजिंग इस बार की थीम थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक दल में कर्णलता बरुआ पोत को कोलकाता में आयोजित समारोह में शामिल किया गया। एक तरह का ये आप देख रहे हो जहाज है, शिप है, जिसको कोस्ट गार्ड को इस बार प्रोवाइड किया गया है। भारतीय तटरक्षक भेड़ को ये दिया गया है। इसका नाम क्या है? कर्णलता बरुआ। अगर आपसे पूछता है कि कर्णलता बरुआ जो नाम का एक तटरक्षक पोत है, ये तो किसको दिया गया है? तो ये कोलकाता के उधर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कोस्ट गार्ड जो है वो किसके अंडर में आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं, आपको पढ़ लीजिएगा, ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया है। क्या है ऑपरेशन दुराचारी? इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि यूपी में जो है वो अलग अलग क्राइम रिकॉर्ड जो है वो टॉप पे है। मैंने अभी आपको क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट भी बताई कि वहाँ पे यूपी ने जो है अलग ही लेवल का टॉप अपने आप को दिखाया हुआ है कि हाँ भाई, हम क्राइम में सबसे आगे हैं, और चीज़ हमें आगे हो या ना हो। चलिए, तो ऑपरेशन दुराचारी कहाँ शुरू किया गया? तो ये यूपी में शुरू किया गया। आपको पता होगा कि हाल ही में जो सीएए के यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो विरोध हो रहे थे, उसमें भी क्या किया था कि कुछ लोगों को टारगेट किया गया था जो दंगे कर रहे थे या ऐसी चीज़ें कर रहे थे, एक्टिविटीज़ कर रहे गए थे, और उत्तर प्रदेश में उनके जो होर्डिंग्स हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं, वो चौराहे पर लगाई गई थी, ये दिखाने के लिए कि अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरह से चीज़ों को स्टिमुलेट करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो आपका ये हाल होगा। मतलब सरेआम उनकी बदनामी की गई थी एक तरह से। ये तो ऑपरेशन दुराचारी के अंदर एक निकल के जो सबसे बड़ा फैक्ट यही आया है कि इसमें जो भी अपराधी पकड़े जाएंगे, यानी जो भी अपराधी होंगे, उनकी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स यूपी के हर एक चौराहे में लगाई जाएगी, चाहे वो राजधानी हो, चाहे वो अलग अलग तरह के महानगर हो, जनपद हो, उनमें हर एक चौराहे में लगाई जाएगी उनकी फोटो कि देख लीजिए भाई, इन्होंने ये क्राइम किया है और इसकी सजा इस तरह से हो सकती है। तो ये ऑपरेशन दुराचारी का एक पार्ट था जो मैं आपको बताएगा, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑपरेशन दुराचारी किस स्टेट ने शुरू किया? तो यूपी गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है, ठीक। चलिए, हाल ही में कुवैत के सुल्तान शेख शबा का निधन हुआ। देखिए, यहाँ से भी फेमस पर्सनालिटी में आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुल्तान शेख शबान का निधन हुआ, वो किस देश के एक तरह से प्रेसिडेंट थे या किस देश के सुल्तान थे? तो ये कुवैत के सुल्तान थे, और इनकी जो है वो डेथ हो गई है, ठीक। बस नॉर्मल का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। अभी मैंने आपको हाल ही में जो मंथली वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि परेश रावल को दिल्ली का जो ड्रामा स्कूल है वहाँ का जो है वो अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो अभी इनको क्या किया गया है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो है वो चेयरमैन घोषित किया गया। तो आपसे फेमस पर्सनालिटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन है? तो ये शेखर कपूर जी हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये शेखर कपूर जी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल और आईओएस की तर्ज पर स्वदेशी एप्लीकेशन स्टोर विकसित करेगी। जैसे आप देखते हैं गूगल प्ले स्टोर, इसी तरह से भारत भी अपना एक प्ले स्टोर जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। क्यों लॉन्च करने जा रहा है भाई? आपको हाल ही में पता होगा कि देखिए, दो ही फेमस हैं, एक तो ये तो एप्पल का स्टोर है, और दूसरा जो है वो गूगल का प्ले स्टोर है। गूगल क्या कर रहा है कि अभी आपको पता होगा पेटीएम को इसने बाहर कर दिया था। क्यों पेटीएम को बाहर कर दिया था? मैंने आपको बताया था मंथली वाली वीडियो में कि इसलिए बाहर किया उन्होंने पेटीएम को क्योंकि वो उनको लग रहा था कि ये गैम्बलिंग करवा रहा है। कुछ चीज़ें शॉर्ट आउट हो गई थी, फिर उसके अंदर इन्होंने अनबैन कर दिया था पब्लिक उसको पेटीएम को, और फिर से ये जो है वो अंदर आ गया था इसके, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो खुद से डिपेंडेंट बनना चाहती। और एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, देखिए गूगल प्ले स्टोर क्या करता है कि जब आप इसके अंदर ऐप अपनी रजिस्टर करवाते हैं तो 1.5% जो कॉस्ट होती है टोटल ऐप की, वो जो है वो गूगल चार्ज करता है आपकी ऐप को रन कराने के लिए, आपकी ऐप को चलाने के लिए अपनी उसमें स्टोर में, ठीक है। और कई तरह के एड्स लगाता है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप ऐप सर्च करते हो तो सबसे ऊपर एक अलग ही तरह की ऐप आती है, उसमें नीचे ऐड लिखा होता है पीले कलर से, तो वो क्या है? वो एडवर्टाइजमेंट में है। तो इस तरह की अगर आप एडवर्टाइज में रन करवाते हैं अपनी ऐप तो वो सबसे ऊपर है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हाल ही में गूगल ने अनाउंसमेंट की कि 2021 में ये जो 1.5% का चार्ज है ये बढ़ा के 30% कर देंगे। मतलब जो भी आपकी ऐप का टोटल कॉस्ट होगा वो आपसे 30% गूगल वसूलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई देखिए, इंडिया के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी नई संस्थाएं हैं, वो अपनी भाई डिजिटलाइजेशन कर रही हैं, अपनी डिजिटलीकरण कर रही हैं, लेकिन उनको अगर इस तरह की जो है वो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो अगर गूगल को देना पड़ा तो उनको फिर जो है सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए भारत सरकार ने अभी प्लानिंग हो रही है ना। और अभी भी कई भारत का एक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन्होंने एक
अपना ऐप स्टोर लगा के रखा है जिसमें गवर्नमेंट ऐप्स हैं, ठीक है। तो ये बड़े स्केल में हो सकता है और गूगल प्ले स्टोर को जो है रिप्लेस करके भारत में एक नया प्ले स्टोर जो है इस्टेब्लिश हो सकता है जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2020 में भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन में 8.5% की कमी आई। मैं आपको बता चुका हूँ 8 कोर सेक्टर्स के बारे में, आपको नहीं पता है तो आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए भारत में 8 कोर सेक्टर हैं जिनमें से एक कोल इंडिया लिमिटेड और IOCL, ONGC और भी कई तरह की NTPC, ये अलग महारत्न कंपनियां ये। और कोल सेक्टर्स के अंदर देखिए कोल इंडिया आती है और दूसरी जगह पे कई तरह की जो कोल से रिलेटेड कंपनी है वो भारत में आती हैं। लेकिन कोर सेक्टर्स के अंदर देखिए फर्टिलाइज़र ये एक तो तरह का कोर सेक्टर है, स्टील अथॉरिटी ये एक तरह का कोर सेक्टर है। तो इन सब में हाल ही में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। आप मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। 8 मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो आप वहाँ पे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि अभी हाल ही में 8.5% की गिरावट आई थी, सिर्फ 2 कोर सेक्टर को छोड़ के। अभी जब अनलॉक हुआ था तो 2 कोर सेक्टर जो है वो ऊपर उठे थे गिरने के बाद। कौन कौन से? कोल इंडिया। दूसरा कोर सेक्टर कौन था? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्यों? फर्टिलाइजर तो स्टार्टिंग से ही अप था, क्यों वो गिरा ही नहीं? क्यों? क्योंकि लोग बाहर से जब वापस आ रहे थे तो वो अपनी खेती के ऊपर ध्यान दे रहे थे, अपने खेतों को विकसित कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। तो इसलिए फर्टिलाइजर सेक्टर लॉकडाउन में भी और कोविड में भी वो गिरा ही नहीं, वो कंटिन्यू स्टैब्लिश रहा था वहाँ पे, ठीक है ना, स्टेबल रहा था। लेकिन कोल जो है वो कोल जो सेक्टर है हमारा वो गिर गया था। लेकिन अभी जब से अनलॉक हुआ है तब से कोल की जो है वो मार्केटिंग होनी शुरू हो गई है और इसलिए कोल सेक्टर भी जो है वो ऊपर उठ के आया हुआ है। बाकी के 6 सेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं अभी भी, क्योंकि काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत और डेनमार्क ने भारत को स्थायी समाधान के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के समझौते में साथ में काम किया। मतलब जो आपका डेनमार्क है और भारत है, ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में साथ में काम करेगा, समझौता इन्होंने किया है। भाई क्या है भाई? देखिए ये पर्यावरण से रिलेटेड, अभी बहुत सारी चीज़ें इसकी खुल के नहीं आई हैं लेकिन ये पर्यावरण से रिलेटेड है। जाहिर से पता है भाई, डेनमार्क के अंदर आपको पता होगा ग्रीनलैंड आइलैंड भी है एक तरह का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से जुड़ी एक्टिविटीज़ अलग अलग देश करते रहते हैं। बहुत सारे देश इस पर अधिकार जताने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो एरिया ऐसा है कि यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो उपलब्ध हैं। तो भारत ने इन्वायरमेंट को लेकर अभी हाल ही में डेनमार्क से जो है वो पार्टनरशिप की है, ठीक है। चलिए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है। क्या है भाई ऑपरेशन माई सहेली? इसमें क्या होगा कि जो RPF में वुमेन कांस्टेबल, वुमेन SI हैं, वो क्या करेंगी कि जो महिलाएं चढ़ती हैं तो उनका जो है वो सीट का डेटा, महिलाओं की सीट का डेटा रखेंगी। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी छोटे स्केल पे, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये बड़े स्केल में भी चला जाएगा, ठीक है। मैं कहा था तो ये क्या करेंगी, महिलाओं की सीट का डेटा रखेंगी कि कहाँ पे कौन सी महिला बैठ रही है और किस स्टेशन से किस स्टेशन तक उसको जाना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि हर एक डब्बे में कोशिश की जाएगी, मतलब की जा रही है कि एक SI, वुमेन SI यानी वुमेन सब इंस्पेक्टर जो RPF के अंदर होते हैं और वुमेन कांस्टेबल वहाँ पे लगाई जाएंगी, जिससे एक बोगी के अंदर, एक डिब्बे के अंदर जो महिलाओं की सुरक्षा है, वो सेफ्टी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और महिलाओं के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। महिलाओं की किसी भी स्टेशन में FIR लिखनी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, तो उसमें जो है वो हेल्प करेंगी। कौन? वुमेन जो SI है, सब इंस्पेक्टर है और कांस्टेबल है। किसके अंदर? RPF के अंदर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये किसके अंदर काम करता है? रेलवे के अंदर। अच्छा, ये किसने शुरू किया है? तो ये दक्षिण पूर्व रेलवे जोन यानी साउथर्न रेलवे ने ये शुरू किया है, साउथर्न रेलवे ने। और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस रहा तो ये अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं से ये सारी न्यूज़ें समाप्त होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा, ये रही बात। अगर आपको हमारी ये PDF चाहिए हो तो PDF हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप वहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उस लिंक से टेलीग्राम आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो टेलीग्राम में जाके नॉर्मली सर्च करिए टॉक विद अमर, वहाँ पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर जाइए। यहाँ पे आपको ये PDF डेली वीकली जो करंट की न्यूज़ होती हैं, अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल से हमारा एक मॉक टेस्ट लॉन्च हो रहा है, जो कि पर डे आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको टाइमली
क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन दूंगा, फिर आपसे आंसर पूछूंगा, देन उसके बाद मैं खुद आंसर करूंगा, तब तक आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर करते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है किसी भी एग्जाम्स को लेकर। और वो पीडीएफ भी आपको शाम तक, रात तक जो है वो हमारे चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं कल नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।